ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms of GP is 512 if 4 is added to each of first and second terms, then these three terms are in AP. Then these three terms are in AP. Then find the common ratio. Then find the common ratio of GP. सही है आर्या? नहीं यश, गलत है। हाँ सही है कौशल, अभिषेक। सही है अनुष्का। बाकी और किसी का आया? Yes, sir. जल्दी करो थर। सही है तनिषा, और एक वैल्यू आती है। ये तो जो तुमने निकाला वो सही है, और एक आएगी। सही है मल्हार, यश। अब सही है तनिषा। चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे सही है अथर। तो यहाँ पे ए बाई आर, ए एंड ए आर लेंगे हम टर्म्स, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है अब, है ना, तो इनको लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू कितना है 512। तो यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू 8, ए क्यूब इज इक्वल टू 512 आ जाता है, तो ए इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आयुष पता नहीं तुमने क्या किया है, गलत है। स्वानंद तुम्हारा सही है। तो a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। एक a तो हमें मिल गया। अब उसके बाद बोला गया है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में अगर हम 4 4 ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है एपी, मतलब ये तीनों टर्म्स रहते हैं एपी में। तो अब ये 8 बाई आर प्लस 4, 8 प्लस 4 एंड ए आर
ये अब किस में है, एपी में है, और ए आर मीन्स अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो 8R। तो एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये 12 इज इक्वल टू 8/R प्लस 4 प्लस 8R। ये मिल रहा है, तो 4 कॉमन लेके कैंसल आउट कर दो तो यहाँ पे बचता है 6। यहाँ पे 2/R प्लस 1 प्लस 2R, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो यह आ जाता है यहाँ पे 2R² माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो R की दो वैल्यूज आती है 2 and 1/2। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग होगा तो R लेंगे 2, डिक्रीजिंग होगा तो लेंगे 1/2। तो इस तरीके से R डिसाइड होगा अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अभी तो दोनों वैल्यूज R की, 2 भी है 1/2 भी है। क्लियर? Yes, sir. तो और एक ये एपीजीपी वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो, if sum of three numbers in GP if sum of three numbers in GP is 70 if sum of three numbers in GP is 70 if sum of three numbers in GP is 70 sum of three numbers in GP is 70 if two extremities if two extremities are multiplied each by 4 and middle term by 5 middle term by 5, then resulting terms are in AP. Then resulting terms are in AP. या तो then resulting numbers are in AP. Resulting numbers are in AP. Find the numbers. फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। Sum of three numbers in GP is 70. If two extremities are multiplied each by 4 and middle term by 5, then numbers are in AP. Then find the numbers. और कल से तुम लोगों की क्वाड्रेटिक की क्लासेस लगेगी इवनिंग में, ठीक है? J2 ओके सर। Okay, sir. शाम को 6 या 7 बजे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। कल से स्टार्ट हो जाए, हर दिन होगी वो क्लास, क्योंकि जल्दी खत्म करना है। ठीक है, उसमें गैप नहीं मिलेगा तुम्हें, संडे भी वो क्लास होगी। हाँ सही है आर्या, कौशल।
हाँ सही है अथर। आर नहीं निकालना है ओजस, अब तो हमें टर्म्स चाहिए, फाइंड द नंबर्स। सॉरी सर, वो नहीं अनुष्का गलत हो गया, आर तुमने नहीं निकाला सही से। अभिषेक गलत हो गया। नहीं, तुम क्या इंटरप्रेट कर रहे हो वैसे? एक मिनट यहाँ पे देख लो, 3 टर्म्स आर इन जीपी, देयर सम कितना है, उनका सम 70, 17 पकड़ा है क्या तुम लोगों ने? यस सर। 70 है, 70। अभी सोचो ये सारे एक ही जैसे आंसर कर रहे हैं इसमें। 70 है, ठीक है। अब बताओ। हाँ अब सही है यश। हाँ सही है अभिषेक। अनुष्का सही है। अब नहीं अभिषेक, इसमें 2 की गड़बड़ हो रही है, वो 10, 20, 40 आते हैं। 10, 20, 40 सही है समीक्षा। चलो देख लो, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आर इन जीपी, उनका सम 70 है। प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो वो टर्म्स ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर, वो ए बाय आर प्लस ए आर वो भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 70 है ये फर्स्ट। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज में कौन से ए एन ए आर स्क्वेयर, उनको मल्टीप्लाई करना है 4 से, एंड मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये जो रिजल्टिंग नंबर्स आते हैं वो एपी में रहेंगे, ठीक है। ये एपी में रहेंगे तो यहाँ से 10 ए आर इज इक्वल टू 4a प्लस 4r स्क्वेयर। तो यहाँ से a तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसल आउट क्योंकि a 0 नहीं हो सकता। तो 5r इज इक्वल टू 2 प्लस 2r स्क्वेयर। तो यही तो अभी सॉल्व किया है हमने। 2r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 1/2 या तो 2। एंड अगर r ये आ रहा है, देयरफॉर r अगर 1/2 है तो a आ जाएगा। r अगर 1/2 है तो a आ जाता है 1/2 प्लस ये इस कितना आ जाएगा, ये 1/4, 4 प्लस 2 40 आ जाएगा a, ठीक है। एंड अगर r यहाँ पे इफ r इज इक्वल टू 1/2, इसमें पुट कर रहे हैं अब हम r की वैल्यू, तो a आ जाता है यहाँ पे 40। तो a 40 आ गया, तो अब टर्म्स देख लो 40, 20 एंड 10, ये 3 टर्म्स आ जाएंगे। एंड अगर r को हमने लिया है 2, तो a इज इक्वल टू आ जाता है 10। तो टर्म्स आ जाएंगे 10, दूसरा ए आर है तो वो आ जाएगा 20, एंड ए आर स्क्वेयर है तो वो आ जाएगा 40। क्लियर है? यस सर। अब मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरीके के, तो उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एपी जीपी एचपी का भी मिक्सचर रहता है, लेकिन अभी एचपी हुआ नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स
first 11 terms of GP is find करना है find product of first 11 terms of GP whose fifth term is sixth term is 5. Find the product of first 11 terms of GP whose sixth term is 5. सही है हिमांशु, सही है अभिषेक, सही है यश। यश इसमें 11 आता है वहां पे, नहीं यश का सही है कौशल वहां पे 11 आता है। सही है आर्या। सर आंसर एक्सपोनेंट के टर्म से रिपोर्ट करना है। हाँ वैसे रहने देना, 5 की पावर 11 थोड़ी ना निकाल सकते हैं हम लोग। 5 की पावर 11 इसका आंसर है, ठीक है। ये देख लो अब, सिक्स्थ टर्म मीन्स a इंटू आर की पावर 5, ये हमें गिवन है 5। अब इसी की हेल्प से फर्स्ट 11 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। अब वो 11 टर्म्स है तो a बाय वो लेना मुश्किल हो जाएगा, क्या लेंगे, तो उससे बढ़िया तो यही ले लो a आर, और ये फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म अगर लिख रहे हैं तो फिर यही लेने पड़ेंगे हमें, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, फिर उसके बाद ए आर की पावर 4, ऐसे ही ए आर की पावर में 10, इनका प्रोडक्ट हमें चाहिए था। तो इसमें a मल्टीप्लाई हो रहा है 11 टाइम्स, फिर r की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे r की पावर 1, r की पावर 2, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 ये आ जाएगा। अब इसका सम तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि n इंटू n + 1/2 होता है, पता है ना, ये Yes. एपी है, Yes. Yes. ये एपी है, इसमें अभी 10 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, तो 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 10, तो ये आ जाएगा a की पावर 11 एंड r की पावर में 55, तो उसको हम a इंटू आर की पावर 5 यानी इस पूरे की पावर 11 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। Yes, sir. Yes. ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां से ये 5 की पावर 11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ सर वो टर्म्स को a/r⁵, a/r⁴ ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, लेकिन फिर उसमें सिक्स्थ टर्म अलग रहेगी, सिक्स्थ टर्म जो तुम्हारी आएगी वो a आएगी। ए रहेगा ना सर? हाँ हाँ a सर, रहेगी, ए आएगी तो हम उसे 5 कंसिडर कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। उसमें फिर सिक्स्थ टर्म a आएगी, वैसे कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर ऐसे ही यहाँ पे 20 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना होता, कुछ एक गिवन रहता, तो यही करना ज्यादा आसान लग रहा है वहां पे। सर यस वो टर्म्स सर। ऑड नंबर थे इसलिए मैंने। हाँ वो तो समझ गया, चलो ठीक है। हो गया। यस सर।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब है if A, B, C are three distinct real numbers in GP, A, B, C are three distinct real numbers in GP and A plus B plus C is equal to X into B, then find X. Find X. अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसमें क्या करना पड़ सकता है। हाँ सही है अभिषेक, लेकिन वहां पे हाँ क्लोज नहीं लगेगा, ओपन आएगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये इसमें क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट मिक्स है। तो थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स है ये जीपी के, तो उनको हम ले लेंगे, ये जीपी में है तो ये ले लेंगे ए आर एंड ए आर स्क्वेयर ले सकते हैं ना। यस सर। रियल टर्म्स है, ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है ये सारे। अब इस रिलेशन में उनको पुट कर देंगे तो ये ए प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए आर। तो ए तो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है, तो बचता है अब 1 प्लस आर स्क्वेयर। यहाँ पे x इंटू आर एक तरफ लेके आ जाएंगे तो आर स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग यहाँ पे बताओ कि r कैसा है, r कैसा होगा ये बताओ, रियल होगा क्या? यस सर r रियल होगा, a भी रियल होगा एंड r भी रियल ही होगा, क्योंकि ये तभी तो थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ऑफ जीपी हो पाएंगे।
यहाँ पे a को भी रियल एंड r को भी रियल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे r बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी कैसे आएंगे बताओ? रियल। रियल आएंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी रियल ही आएंगे। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल आएंगे तो d कितना होगा उसके लिए बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन ग्रेटर देन और और इक्वल इक्वल टू टू 0। 0। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा अगर रूट्स रियल आएंगे, ठीक है। तो d आ जाता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, ये तो आ रहा है, हाँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये दो फैक्टर्स। तो जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इन्फिनिटी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और बाकी है। ये तीनों के तीनों टर्म्स कैसे है? डिस्टिंक्ट। तो r क्या नहीं हो सकता है? बोलो, r क्या नहीं हो सकता है? 1 एंड 0, 0 भी तो नहीं हो सकता है ना, कॉमन रेशियो है कि नहीं? 1 एंड 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो भी r आ रहा है, हाँ तो रियल ही रहा है एक्सेप्ट 1 एंड 0। तो इनके अलावा जितने भी r की वैल्यूज लेंगे हम, वो तो रियल रहेगी, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। इसका मतलब इसके रूट्स तो रियल रहेंगे। तो रूट्स रियल रहेंगे, तो ये तो हमने कर लिया, उससे ये आ गया, ये r है, सॉरी। r का x कैसे हो गया ये अच्छा x ही चाहिए था ना, ये x, ये x, तो x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा। अब यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 1 है एंड r इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। r इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 है। तो इफ r इज इक्वल टू 1 लेते हैं, हियर r 1 एंड 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर हम r की जगह पे 1 ले रहे हैं तो तुम बताओ x कितना आएगा? r की जगह पे 1 ले रहे हैं तो x कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये देख लो, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो r तो 1 हो नहीं सकता है, तो क्या हम x को 3 ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ले सकते हैं। एंड उसके बाद इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 ले लिया तो ये भी 0, ये भी 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल हो सकता है क्या? नो सर। नो नॉट सर। पॉसिबल। तो यहाँ से कुछ भी ऐसी x की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन इससे r की जगह पे 1 पुट करने के बाद हमें x इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। r तो 1 हो नहीं सकता है, तो x 3 नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर में 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। ओपन। ठीक है, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। देयरफॉर फाइनली जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन ओपन 3 टू इन्फिनिटी। क्या है ये चीज क्लियर है? सर एंड का नहीं समझा सर। यहाँ पे r 1 हो सकता है क्या? नो सर। 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नो सर। अब r की जगह पे हमने जब 1 पुट किया, ये r 1 एंड 0 नहीं हो सकता है, तो देख लेते r की जगह पे 1 पुट करने पे क्या हो रहा है। तो r की जगह पे 1 पुट करने पे हमें x3 मिल रहा है, लेकिन r तो 1 होगा नहीं, तो x3 नहीं हो सकता है, ठीक है। यस सर। लेकिन इसमें और एक गड़बड़ हो जाएगी, x की जगह पे 3 ले लिया। हाँ नहीं, कोई नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, यही आंसर है, सही है। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute, please, sir. That'll be fine. हो गया? Yes, sir. For x is equal to -1, a and c are same. x इक्वल टू -1 पे कहाँ सेम आ रहे हो? x -1 पुट किया तो हाँ वो भी एक गलती हो रही है यहाँ पे। सही पहचाना तुमने। अब उसको देखे कैसे, लेकिन ये तो हो गया जब r x की जगह पे जब -1 लेते हैं तो r+1 का होल स्क्वायर आता है, तो उसमें फिर वो सेम हो जाएंगे फर्स्ट a एंड c। अब वो डायरेक्टली देखना होगा, वो तो सही है, x इज इक्वल टू -1 भी नहीं आएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को तुम इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, ये तो चलो कर लिया। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि फिर हमें ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो चलो यहाँ तक तो सब ठीक है। ठीक है, ये आएगा डिपॉजिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लिया तो ये x आ जाएगा। यहाँ पे अभी क्या करना, बस दो इसमें उसको, हाँ ठीक है ये कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसको देखो तुम, r की जगह पे हम 1 नहीं ले सकते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा, -1 भी हटाना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब सही है। ठीक है, अब -1 भी हम नहीं ले सकते तो वो भी हटाना पड़ेगा। -1 लेने पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म सेम आ जाएंगे। -1 अगर लेंगे तो ये भी ये बनेगा और ये भी ये बनेगा, तो ये भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी, 1, -1 एंड 0। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है क्या, बताओ? यस की सर। जगह पे 3 हटानी Yes. पड़ेगी। हमने तो बस वो 1 के लिए देखा, तीनों सेम आ रहे हैं, लेकिन -1 के लिए भी a एंड c सेम आते हैं। तो अब 3 वैल्यूज हटानी पड़ेगी, तो 3 वैल्यूज हटानी पड़ेगी। तो r, एक मिनट, r बिलोंग्स टू आ जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 1, -1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे इफ r इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 3 आ जाता है, बट r is not equal to 1, therefore x not equal to 3. If r is equal to -1 तो x is equal to आ जाएगा -1, but r is not equal to -1, therefore x is not equal to -1। है ना, r की जगह पे तुम -1 पुट करो
तुम्हें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू -1, तो x -1 नहीं हो सकता है। एंड इफ r इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, तो कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो बस अब हमें यहाँ पे ये जो हमने x लिखा है उसमें से -1 एंड 3 को हटाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर में इन दोनों के ऊपर ही ओपन आ जाएगा। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले। अब ऐसा डाटा अगर मान लो कुछ चेंज हो गया, d अब इसमें 3 वगैरह कुछ ऐड कर दिया इन लोगों ने इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके दिया रहेगा, तब तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी वो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 में ये करने में। तो ऐसे पढ़ो तुम। ठीक है, उसका अभी रीजन नहीं बता सकता हूँ मैं, इक्वल टू लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, अभी तक सॉल्व नहीं किया है कि जिसमें इक्वल टू लगाने पे कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही बढ़ो तुम, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस फाइनली r ये नहीं हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे वो चीजें हटा दो। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने एपी में देखे थे कि ए बी सी आर इन एपी, या तो 1/a + b 1/, तो किसी की वैल्यू बतानी थी हमें, ये भी एपी में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, इफ a b c d are in gp, then show that फर्स्ट पार्ट में, वैसे यहाँ पे एपी जीपी में नहीं प्रूव करना है, हमें ये शो करना है b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर d - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - d का होल स्क्वायर। फिर सेकेंड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd, इस पूरे का स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये 4 टर्म जो जीपी में है उनको तुम ए एन आर के टर्म्स में लेके अप्रोच करो, इजीली सारी चीजें प्रूव हो जाती है।
अरे वो उतना मत करो अभिषेक, यहाँ पे हमें सिंपली वो जीपी वाले से करना है, ठीक है। वो दिख जाता है, ए बी सी डी को ए एन आर के टर्म्स में कंसिडर करो, तुम्हें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिल जाएगा। मिल रहा है क्या? पहला वाला चलो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 टर्म्स जीपी में है, तो वो 4 टर्म्स ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ये ले लेंगे ए बी सी डी की जगह पे, है ना। तो सबसे पहला क्या था एल एच एस में, क्या था, बी माइनस सी, बी मतलब क्या, ए आर है, तो ए आर माइनस ए आर स्क्वेयर प्लस इसका होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए, तो ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वेयर प्लस डी माइनस बी, अच्छा सी माइनस ए है, सर सिर्फ ए आएगा। हाँ सिर्फ ए आएगा। यहाँ पे डी माइनस बी, तो ए आर क्यूब माइनस ए आर इसका होल स्क्वेयर। तो ये देख लो, इस पूरे में से ए स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वेयर, यहाँ से ए स्क्वेयर, यहाँ से ए स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर बाहर। फिर उसके बाद इस पहले वाले में से आर भी बाहर आएगा, तो आर स्क्वेयर बन के, और अंदर में बचा रहेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर। फिर उसके बाद यहाँ से ए स्क्वेयर हम बाहर ले चुके हैं, आर स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर्स, आर माइनस 1 आर प्लस 1 उसका स्क्वेयर है, इसका मतलब यहाँ पे आर माइनस 1 का स्क्वेयर एंड आर प्लस 1 का स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ये आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा ना, अंदर में आर स्क्वेयर प्लस माइनस 1, आर स्क्वेयर माइनस 1 तो उसके फैक्टर्स आर माइनस 1 आर प्लस 1 और इसका स्क्वेयर है, तो ये बचा रहेगा। ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, सर लास्ट में जो आर स्क्वायर कॉमन ले उसका भी स्क्वायर होगा ना? हाँ तो हो गया ना आर स्क्वेयर, देखो आर कॉमन लिया, आर लास्ट वाले से आर बाहर आएगा तो ओके सर। वो आर स्क्वेयर बन के आएगा। अब इस पूरे में से 1 माइनस आर का होल स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, सब में दिख रहा है ना वो। अब r माइनस 1 लिखो या 1 माइनस आर लिखो, दोनों का स्क्वायर सेम आने वाला है ना, माइनस 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर 4 ही है। तो उसी तरीके से इसको हम 1 माइनस आर का स्क्वायर एंड इसको भी 1 माइनस आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा रहेगा आर स्क्वायर, आर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचा रहेगा, तो ये 1 माइनस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं, तो ये आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 प्लस 2 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की पावर 4, आर की पावर 4 प्लस ये 2 आर क्यूब, तो 2 आर क्यूब आएगा सिर्फ यहाँ पे, प्लस आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, आर स्क्वायर तो 3 आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 1। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? एक फैक्टर 1 प्लस आर आएगा, बोलो। या कुछ गड़बड़ हुई है अपनी कैलकुलेशन में, एक बार देखो तो। बी माइनस सी, ठीक है, सी माइनस ए, ठीक है, एंड डी माइनस बी, यहाँ तक तो पूरा ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ से आर स्क्वायर बाहर, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। देन कॉमन वगैरह लेने से थोड़ा ज्यादा सही है ये, इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है, ये सब सही है। अगर हम डायरेक्टली करते तो और आसान हो जाता। सर इससे भी इजी मेथड है। कौन सी? कौची वाली? सर वो डायरेक्टली बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी सी डाल दिया तो भी हो जाता है एक्सपांड करके। हाँ वो भी हो ही जाएगा, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, लेकिन इससे भी आता है ये आंसर। लेकिन ये अभी हम यहाँ पे अगर ऐसे ही रखते इसको अंदर ही रखते, कॉमन ही ना लेते, तो और आसानी से हो जाता है ये। अंदर में जो भी चीज कैंसल आउट होनी है वो हो जाती। मतलब तुम क्या करो, इसको कॉमन वगैरह लेने के बारे में मत सोचो, आर को, इसको है, वरना ये सॉल्व तो होगा, आगे सॉल्व होने वाला है। इसका एक फैक्टर 1 प्लस आर आएगा, फिर दूसरा वो क्यूबिक, वो भी फैक्टराइज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो भी होगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो उससे बढ़िया इसको अंदर ही रखा और इसको एक्सपांड कर दिया। अंदर में जो आर माइनस आर स्क्वायर है उसको एक्सपांड किया, तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस 2 आर क्यूब, ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको एक्सपांड किया, आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इसको एक्सपांड किया, आर की पावर 6 माइनस 2 आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, तो ये देख लो आर की पावर 4 कैंसल आउट। ठीक है, ये आर क्यूब आएगा कहीं पे नहीं, अच्छा यही ठीक है, सही है। फिर उसके बाद ये आर स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया, तो बचता है आर की पावर 6 माइनस 2 आर क्यूब प्लस 1, तो ये क्लियरली दिख जाता है आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर आता हुआ। अब इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो ए आर क्यूब माइनस ए का स्क्वायर, दैट इज डी माइनस ए का स्क्वायर, और उसको हम ए माइनस डी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हो। जो हम कर रहे थे उससे भी आंसर आ ही जाता, लेकिन वो लेंदी हो गया। प्रॉपर्टी से भी इसको कर सकते हो, प्रॉपर्टी से ये ए बी सी डी जो जीपी में है, तो वहां से प्रॉपर्टी आती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? बी डी। बीडी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा, एंड ए डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी सी। तो इनका यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते थे, इसे भी कर सकते थे। ठीक है सर हाँ, सर हम इससे पहले वाले मेथड सॉल्व कर रहे थे ना सर, तो आर प्लस 1 फैक्टर आ रहा था, फैक्टर नहीं, क्या आर प्लस, इससे पहले जो मेथड से हम कर रहे थे ना सर, वो आर उसका फैक्टर नहीं आता, आर प्लस 1। आर प्लस 1 नहीं, तो कुछ और आ रहा हो। अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं आ रहा है, सही है, ऑड वाले आना का जाता है। सम। ये क्या आएगा इसमें? सर स्यूडो क्वाड्रेटिक बना सकते हैं इसको। सीडो क्वाड्रेटिक नहीं, हाँ वो एक कंसेप्ट हमने देखा, देखो कंप्रीहेंशन आया था। अब वो J2 वालों को तो नहीं पता है, J1 वालों को इसमें कंप्रीहेंशन नंबर 3 याद आया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना? स्टार्टिंग से देख रहे हैं, एंड से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 है, एंड से पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, स्टार्टिंग से जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट 2 है, एंड से सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 2 है। तो जो टर्म्स स्टार्टिंग से एंड एंड से इक्विडिस्टेंट है उनका कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, यानी यहाँ पे r की इवन पावर है, तो इसको हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये देख लो, ये आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वेयर प्लस 2r प्लस 3 प्लस 2/r प्लस 1/r स्क्वेयर। ऐसे उसको हम अप्रोच कर सकते हैं अब, ठीक है। एक तरफ ले, मतलब ये आर स्क्वेयर प्लस 1/r स्क्वेयर को एक साथ रखेंगे, फिर ये 2 कॉमन आके r प्लस 1/r प्लस 3। अब इसको हम r प्लस 1/r का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ये आ जाएगा r प्लस 1/r का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तुम तो J2 वालों तुम्हारा होगा, तब देख लेना। बाकी अर्ली वाले ये समझ में आ गया। मान लो अगर ऐसे जाते तो कैसे करते, यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन ये हटाओ, इस तरीके से करेंगे हम तो। सेकेंड हो गया। सेकेंड रिलेटिवली sir. थोड़ा ज्यादा आसान है, आसानी से हो जाएगा वो। सर वो स्टेफानो सर। हाँ सर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, लिखो। मतलब सॉल्यूशन लिखना है क्या या क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। सॉल्यूशन। ओके चलो। सर हाँ सर जो सेकंड वाला है वो कॉची-स्क्वार्ट्ज थ्योरम से कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, लेकिन उसमें इनइक्वलिटी आती है। यस सर। वो एक इनइक्वलिटी वाला थ्योरम है, तो उसमें इक्वलिटी कब होल्ड करती है उसके बारे में सोचना होता है। हो गया ये अब। यस सर। यस सर। तो ये सेकेंड में है ए Seven. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पुट कर दो ये। तो LHS में ए स्क्वायर, तो यही आएगा बी स्क्वायर में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर में ए स्क्वायर आर की पावर 4, फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड देन डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहाँ से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, अंदर में बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ये ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये ए स्क्वायर इंटू आर बन के जाएगा। तो ये ए स्क्वायर इंटू आर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5। तो ये पहले वाले को हम ए बी एंड बी सी एंड सी डी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे एम हमने देखा था वैसे ही जी हम देखेंगे अब।
ये हो जाए तो बता देना, फिर जीएम के ऊपर आते हैं। हो गया। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हेडिंग डाल, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें लिख लो, जैसे एएम में हमने अरिथमेटिक मीन में 3 देखी थी चीजें। एक तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, एंड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो ये 3 चीजें देखी थी, तो सेम यहाँ पे भी आएगी वो 3। तो सबसे पहला है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स। तो लिख लो, इफ A, B, C are in GP, then B is geometric mean of A and C. B is geometric mean of A and C, and उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो अब यहाँ से B की 2 वैल्यूज मिलेगी हमें, प्लस माइनस अंडर रूट AC। अब तुम लोग बताओ कि कब प्लस लेना है एंड कब माइनस लेना है। मीन, इसको मीन नाम क्यों पड़ा है? एवरेज। सबका एवरेज। मतलब वो एक तरीके से उसके बीच में भी लाई करता है ना। जैसे एबीसी अगर एपी में होते हैं, तो बी अगर ए एंड सी का मीन है, तो बी एंड सी के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे भी अगर ए बी सी में बी ए सी का मीन है, तो बी को ए एंड सी के बीच में लाई करना पड़ेगा, है ना। उसके बाहर वो नहीं जा सकता, ए एंड सी के बाहर, उसको उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। तो प्लस कब लेंगे एंड माइनस कब लेंगे, ये बताओ। कॉमन रेशियो माइनस होगा तो माइनस। तो थोड़ा सा सोचो ना। इफ a is greater than 0 and c is greater than 0, दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है, तो b को भी कैसा होना पड़ेगा इन दोनों के बीच में आने के लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना पड़ेगा। then b is equal to under root AC। and if a is less than 0 and c is less than 0, तो b को उसके अंदर लाई करने के लिए निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट AC। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। वो फिर जीपी में ही नहीं आ पाएंगे। देख लो, अगर ए को हमने पॉजिटिव एंड सी को निगेटिव लिया, तो बी का साइन पॉजिटिव करते हैं, तो बी अपॉन ए पॉजिटिव, लेकिन सी अपॉन बी तो निगेटिव आ रहा है, तो जीपी में नहीं होंगे। बी को अगर हम निगेटिव करते हैं, तो बी अपॉन ए निगेटिव, लेकिन सी अपॉन बी तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब, और इससे भी तुम पता कर सकते हो कि ए सी का प्रोडक्ट निगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर में आ रहा है, तो उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसकी वजह से ए एंड सी या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। दोनों अगर पॉजिटिव है तो उनका मीन आएगा अंडर रूट AC, एंड दोनों अगर निगेटिव है तो उनका मीन आएगा माइनस अंडर रूट AC। तो क्लियर है कब पॉजिटिव एंड कब निगेटिव लेना है? तो 2 नंबर्स का जो मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन, वो रहता है उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, उसकी पावर में 1 अपॉन जितने भी नंबर्स थे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 अपॉन 2। तो इसी को जनरलाइज करते हुए हम GM ऑफ n नंबर्स निकालते हैं।
GM of n number second. तो यहाँ पे पावर कैसी है, जैसे मान लो पावर अगर 1/4 है एंड इधर प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो क्या ये चल पाएगा क्या? नो सर, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इन सारे झंझट से हमें अगर बचना है तो सारे नंबर्स को हम लेके चलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और उन्हीं के जीएम की बात करेंगे। तो पावर क्या आ रही है, इनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, उन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। A1, A2, A3 अप टू AN आर n पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव ले ले तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, पावर चाहे कुछ भी रहे, वो हमेशा जीएम एग्जिस्ट करेगा उनका। आर एन पॉजिटिव नंबर्स, देन जीएम जो होगा, जैसे 2 नंबर्स का है तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उसकी पावर में 1 बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 थे तो 2 आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे सारे नंबर्स का प्रोडक्ट A1, A2, A3 अप टू AN और उसकी पावर में आ जाएगा 1 बाय n। तो ये हो जाता है n पॉजिटिव नंबर्स का जीएम। ठीक है। कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव अगर होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये बताने में। तो उन सब से बचना है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव, तो पावर कुछ भी आने दो, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, जीएम मिलेगा। और जीएम क्या रहेगा, उन सब का प्रोडक्ट और उसकी पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो n। अब थर्ड हमने क्या देखा था, इंसर्ट n AMs बिटवीन 2 नंबर्स, तो यहाँ पे n GMs बिटवीन 2 नंबर्स, ये हो गया। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। थर्ड है अब n GMs बिटवीन 2 नंबर्स। Let A and B are 2 numbers. A and B are 2 numbers, 2 given numbers. And G1, G2, G3 up to Gn are n GMs between them. तो यहाँ पे A, G1, G2, G3 to Gn, B R in AP आ जाएंगे, ये AP में आएंगे, R in AP। R in AP, सॉरी AP क्यों, GP, AP दिमाग में चल रहा था अभी, R in GP। तो ये बताओ अब कितने टर्म्स है GP में, n n+2। n+2। जैसे AP में हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे ना, अब यहाँ पे हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। एंड कॉमन रेशियो एक बार मिल गया फिर G1, G2, G3, Gn सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, लास्ट टर्म B है, फर्स्ट टर्म A है, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा A, कॉमन रेशियो R मान लेते हैं, R की पावर में कौन से नंबर की टर्म थी, n+2 नंबर की टर्म थी, तो n+2 -1। तो यहाँ से B इज इक्वल टू A इंटू R की पावर n+1। तो यहाँ से R इज इक्वल टू जब तुम निकालोगे तो B बाय A की पावर में 1 अपॉन n+1 आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। B बाय A की पावर में 1 अपॉन n+1। ये एक बार R मिल गया तो G1 देखो क्या होगा, A इंटू R, G2 क्या होगा, A इंटू R स्क्वायर। देयरफॉर G1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इंटू R। G2 इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू R स्क्वायर, और R की वैल्यू पुट करते चले जाओ, फाइनली Gn इज इक्वल टू आ जाएगा ये R की पावर है।
तो इस तरीके से हमें सारे जीएम्स मिल जाएंगे जितने भी हमने इंसर्ट किए थे। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें आर को निकालना होगा। ठीक है, सर पिछली हाँ। स्लाइड दिखाओगे सर? हाँ, सर वो r⁴n+2 - 1 क्यों किया? जैसे कोई nth नंबर की टर्म होती है जीपी में, तो उसको हम कैसे लिखते हैं nth नंबर के टर्म को? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर में जितने नंबर की टर्म है तो nth नंबर की -1। अब यहाँ पे b कौन से नंबर की टर्म है? n+2th नंबर की टर्म है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसकी वजह से b हो गया सर। सभी लोगों का हो गया। अब जैसे एम्स में दो नंबर्स के बीच में हमने जितने भी एम्स इंसर्ट किए थे उन सबका सम किसके इक्वल आ रहा था? किसके इक्वल आ रहा था बताओ? n एम्स का सम, अगर दो नंबर्स के बीच में हमने उनको इंसर्ट किया n/2 into a plus b। n/2 इंटू ए प्लस बी, वो हमने प्रॉपर्टी से निकाला था। वैसे ही वहां पे अगर सम था तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। तो लिख लो एक पॉइंट नोट करके, प्रोडक्ट ऑफ GMs between two numbers मतलब ये G1, G2, G3 अप टू Gn। तो इसको तुम सेपरेटली G1, G2, G3 अप टू Gn निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो उसको तुम प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो। ये G1 इंटू Gn, या तो इसको ऐसे देखो, ये जीपी में है, ये सारे टर्म्स जीपी में है। ठीक है, तो इसमें जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड सेम रहता है। तो इसका मतलब a इंटू बी को हम G1 इंटू G2 के इक्वल लिख सकते हैं क्या? नो सर, G1 into Gn होगा। g1 हाँ, into gn होगा ना सर? हाँ, G1 इंटू Gn, सॉरी मैं G2 बोला, मैंने G1 इंटू Gn लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। फिर उसके बाद G2 इंटू Gn -1, यस सर। है यस ना? सर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो a इंटू बी आ रहा है उसको हम G1 इंटू Gn, G2 इंटू Gn -1, G3 इंटू Gn -1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a इंटू बी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n/2। n/2 टाइम्स। तो n by a 2 b की times। पावर में आ जाएगा n/2। तो क्लियर है? क्लियर है रिजल्ट? यस सर सर। हाँ, सर वो n/2 टाइम्स कैसे होगा सर? अरे दो दो के पेयर्स में आ रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, G1 Gn का प्रोडक्ट ए बी, G2 Gn -1 का प्रोडक्ट ए बी। तो ये टोटल n टर्म्स थे, तो दो दो के पेयर में डिवाइड हो रहे, तो ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं? डबल बन रहे सर। कितने बनते हैं? सर वो 2 टाइम्स आएंगे ना सब? क्या बोल रहे हो तुम? ये यहाँ पे Gn -2 है, यहाँ पे टोटल n टर्म्स थे, तो हम उनमें दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कितने पेयर्स बनने वाले हैं दो दो के प्रोडक्ट के? n/2। n/2 आधे बनेंगे ना? यस सर, फिर n बनेगी। n बनेंगे। नहीं सर, टोटल वो n
थे तो हमें वो डबल हो गए तो इसलिए n/2 किया सर। हाँ n/2 बनेंगे, तो इसकी वजह से ये भी n/2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी की पावर में n/2। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड एचपी बहुत आसान है, छोटा सा है। एचपी का खुद का ऐसा कुछ नहीं है, एपी आता है तो एचपी आ जाएगा आसानी से। उसमें सम वगैरह कुछ डिफाइन नहीं होता है, उसमें भी जनरल टर्म एंड एचएम्स, ये दो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए Okay, इतना ही sir. है। और अब तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज में सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी सीक्वेंस सीरीज। सर पार्ट 3 भी कर सकते हैं। पार्ट 3 देख लेते, अभी तो पहले ये कर लो। सर हाँ आप वो क्वाड्रेटिक की क्लास लगाओगे ना सर? हाँ हाँ, वो टाइमिंग Sir, शाम को होगी, वो 6 या 7 बजे होगी। हाँ बोलो हिमांशु। सर वो बुक में कैसे एडजस्ट करें वो नोट्स लिखने के लिए? किसको, क्वाड्रेटिक को? यस सर। तो तुम सीक्वेंस सीरीज के लिए अभी मान लो और 40 के लगभग पेजेस छोड़ दो, क्योंकि बड़ी बड़ी सीरीज बनती है आगे। सर दूसरी बना लेगा सर, ओके हाँ, सर। दूसरी बना ले। या तो दूसरी बना लो, खत्म होने को आ गई है तो दूसरी बना लो क्वाड्रेटिक के लिए। अगर बहुत बाकी है तो 40-50 पेजेस छोड़ दो एंड देन आगे क्वाड्रेटिक शुरू कर दो। ठीक है। ओके सर। हम्म, चलो ठीक है Yes, फिर। sir. आज आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। ओके चलो, बाय बाय। Right, sir. Thank you, sir.